चलो भाई, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसका हम रिवीजन करने वाले हैं, दैट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो डिमांड एनालिसिस के बाद ही पढ़ना चाहिए, तभी वो समझ में आता है। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट्स पर आता हूँ, फालतू की बकबक नहीं करनी है अपने को, ठीक है। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको इलास्टिसिटी का मतलब पता है, जिसका मतलब होता है चेंज। जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज। इलास्टिसिटी की बेसिक मीनिंग क्या होती है? चेंज। बेसिक मीनिंग क्या होती है? चेंज। चेंज इन डिमांड, किसमें चेंज आ रहा है? डिमांड में चेंज आ रहा है। अब डिमांड में जब चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली इसी की वजह से आएंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से होंगे। तो इस चैप्टर में उस चेंज को हम लोग को क्या करना है? मेजर करना है। क्या करना है? मेजर करना है। तो बोलता है प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत क्लियरली पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा? हमने एक इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा। किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा? क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में। बिल्कुल सर, 100%। और लॉ ऑफ डिमांड में अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो रिलेशनशिप आया है, जो चेंजेस आ रहे हैं किसके बीच में, प्राइस और डिमांड में, वो किस हद तक आ रहे हैं? क्या वो बहुत ज्यादा है? क्या वो बहुत कम है? क्या वो बिल्कुल नहीं है? क्या वो इनफाइनाइट है? वो चेंजेस आपको पता होने चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया ये बताने में कि उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप था। देखो, रिलेशनशिप तो था इनवर्स और डायरेक्ट, क्वांटिटी में था। कितना था? परसेंटेज में था? कितने परसेंटेज में था? वो बताना वो भूल गया। उसी वजह से इस कंसेप्ट का जन्म हुआ जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है? कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सुनना, मैंने इसको बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली यहाँ बना के रखा हूँ। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली बना के रखा हूँ। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ तुमको। बोलता है डिमांड में जो चेंज आएगा, आई रिपीट, डिमांड में जो चेंज आएगा, या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा। डिमांड में जो चेंज आएगा या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा। वो चेंजेस कैसे दिखेंगे? वो इलास्टिसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे? ध्यान देना, पहला कंडीशन, अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है? प्राइस के गिरने पर। अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है प्राइस के गिरने पर? क्या बहुत ज्यादा बढ़ती है या थोड़ी कम बढ़ती है? फिर से रिपीट करूं मैं, क्वांटिटी डिमांड अगर बढ़ती है, कितनी बढ़ती है प्राइस के गिरने पर? क्या वो बहुत ज्यादा बढ़ती है? क्या वो लिटिल लिटिल बढ़ती है? सर, यार होता है ना। अब सब्जियां आपने बहुत सस्ती कर दी, मैंने घर नहीं ले आना, पेरिशेबल गुड्स है, तो हो सकता है उतनी डिमांड ना बढ़े। दूसरा, इसी को उल्टा कर देंगे, क्वांटिटी डिमांड फॉल्स। अगर क्वांटिटी डिमांड गिर रही है तो कितनी गिर रही है प्राइस के बढ़ने पर? इतनी गिर रही है प्राइस के बढ़ने पर। क्या बहुत ज्यादा गिर रही है या कम गिर रही है? जैसे हैबिचुअल गुड्स है, अब वो बहुत महंगे हो गए, मतलब मैं तो खरीदूंगा, भले कम खरीदूंगा बट खरीदूंगा, तो हो सकता है उतना फर्क नहीं पड़े। एसेंशियल गुड्स है। तो अब इस डेफिनेशन को अगर आपने चार्ट फॉर्म में देख लिया होगा, है ना, बस वहां से याद कर लो कि इलास्टिसिटी डिमांड कभी ग्रेट होती है, कभी स्मॉल होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी कम होती है। कैसे? क्वांटिटी डिमांड के फेज में क्या होता है? या तो प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, या बहुत बढ़ती है बट कम बढ़ती है। क्वांटिटी डिमांड प्राइस बढ़ने पर गिरती है, या तो बहुत ज्यादा गिरती है, बहुत कम गिरती है बट गिरती है। ये डेफिनेशन है, ये आपको याद करना है, यहाँ लिखी हुई है, मैंने यहाँ लिख दी हूँ, ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। आप मेरे चार्ट से लिखना, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिर बोलता है इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स। किसका? एक वेरिएबल का। किसके प्रति? किसी और वेरिएबल के चेंज होने पर। तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है? डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है। इस वेरिएबल के चेंज होने पर प्राइस और अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स में एक इनकम आ जाएगी, क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ इस चैप्टर में हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स? चेंज इन डिमांड। किसके बढ़ने और गिरने पर? फॉल एंड राइज इन प्राइस। क्लियर है ना? तो हम अदर वर्ड्स में क्या पढ़ेंगे कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी टू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ा हुआ है ये चैप्टर। अब कहाँ चले गए तुम? हाँ, डेफिनेटली वो डिटेल में तो मैं नहीं जाने वाला। तो जो प्राइस में चेंजेस हैं, जो प्राइस में चेंजेस हैं, उस कंसेप्ट को किसने लेके आया? मार्शल चचा ने। मार्शल चचा ने क्या कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज। प्राइस में ध्यान दें, क्वांटिटी डिमांड में एक प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा। इस चीज के चेंज होने पर प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, इन इट्स प्राइस। अगर 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 पेट्रोल सस्ता हुआ, 100 रुपए का पेट्रोल 80 रुपए का हो गया, मतलब 20% से कम हो गया, तो डिमांड कितनी बढ़ी? तो फॉर एग्जांपल आप 1 लीटर दिलाते थे, आप 2 लीटर दिला रहे, मतलब 100% से बढ़ी। 100% से बढ़ी। तो फॉर एग्जांपल, गिविंग एन एग्जांपल, डिमांड 100% से बढ़ी,
परसेंटेज में बोल रहा ना, और प्राइस कितने परसेंट से कम हुआ 20, तो आंसर कितनी आएगी? आंसर आएगी 5 आएगी ना। 5 का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 1। और जब आंसर ग्रेटर देन 1 से ज्यादा आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? बोलिए, डिमांड के चेंजेस प्राइस के चेंजेस से ज्यादा है, इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक। क्या बोलते हैं? मोर इलास्टिक। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक। मान लो पेट्रोल 20%, 20% गिरा, वही 100 से 80, डिमांड भी 20% बढ़ी। होता है ना यार, क्या दिक्कत है? 1 लीटर था, 1 लीटर और 20 पॉइंट डलवा रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा आंसर? 20/21। तो इसका मतलब क्या होता है? जितने से प्राइस चेंज हुआ उतने से डिमांड चेंज हुई, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। हाँ, ये फॉर्मूला है, भूलना नहीं है आपको। इलास्टिसिटी लिखने बोलेगा, ये पूरा ईडी लिखना, सिंबॉलिकली लिखना। इसको बोलते हैं चेंज, इसको बोलते हैं चेंज डेल्टा। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस डिवीजन है। चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, सही है। चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, या फिर इनटू करके भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये इंडिकेशन जरूर लिखना। ओरिजिनल डेल्टा का मतलब चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू वाली डिमांड को पुरानी वाली डिमांड से माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। फिर ये ओरिजिनल प्राइस, फिर ये चेंज इन प्राइस, न्यू वाले प्राइस को पुराने वाले प्राइस से माइनस करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। फटाफट आ रहा हूँ भाई लोग, मैं फटाफट आ रहा हूँ, जोरदार तरीके से आ रहा हूँ। सबसे पहला टाइप क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का? सुपर मार्केट, सॉरी स्ट्रीट मार्केट, स्ट्रीट मार्केट, संतरा मार्केट, संतरा मार्केट, फिश मार्केट, फिश मार्केट, बर्डी, 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 चांदनी चौक, चांदनी चौक, चांदनी चौक। एक ही चीज को 100 लोग बेच रहे हैं, 200 लोग बेच रहे हैं, तो बोलता है अगर थोड़ा सा भी चेंज आया उसके प्राइस पे, अगर थोड़ा सा भी चेंज आया, अगर चेंज नहीं भी आया, तो पता नहीं कितनी डिमांड होगी उस कमोडिटी की, किसका सामान कितना बिकेगा। तो बोलता है हो सकता है किसी का ज्यादा बिके, हो सकता है किसी का कम बिके, क्योंकि बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो वो जो चेंजेस है, जब उसको हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको? इनफाइनाइट चेंज। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट चेंज। जिस चेंज को तुम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट चेंज। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल से बेटर क्या है? मैंने एग्जांपल पढ़ाया हूं भाई साहब। ऐसा मार्केट जहां पर बहुत सारे सेलर एक ही प्रकार के सामान को एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं, तो वहां बायर जाके किससे कितना सामान खरीदेगा हमको नहीं पता, नहीं पता। भूलभुलैया मार्केट बोलते हैं, भूलभुलैया मार्केट बोलते हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है। पता नहीं कितना सामान जाएगा, पता नहीं सामान कितना जाएगा, क्या कम जाएगा, क्या ज्यादा जाएगा। तो यहाँ डिमांड कर्व जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब वो कभी भी एक्स एक्सिस से मिलने वाली नहीं है। मतलब दो पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब चेंज ज्यादा होगा या कम होगा हमें पता नहीं है, और जो प्राइस का चेंज है वो उसकी नेग्लिजिबल है, बहुत ही लो है, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। जो परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड चेंज नहीं हो रही है, प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड चेंज नहीं हो रही है। प्राइस बीन है और डिमांड क्या है? भैंस। प्राइस बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, डिमांड क्या बोलती है? मैं हिलने नहीं वाली। प्राइस बोलता है मैं नीचे आऊंगा, डिमांड क्या बोलती है? भैंस के आगे बीन बजाना, डिमांड बोलती है मैं हिलने नहीं वाली हूँ। मतलब प्राइस में चेंज आ रहा है बट नो इफेक्ट इन क्वांटिटी डिमांड। इसको परफेक्टली इनइलास्टिक, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ये लो प्राइस गुड्स में होता है। अरे अरे अरे, 2 रुपए की चीज अगर 4 रुपए की हो जाएगी तो क्या घर में चुटकी भर लाओगे? नहीं नहीं सर, 2 रुपए और 4 रुपए में फर्क ही क्या है? लाइफ सेविंग मेडिसिन। अगर तुमको ऑक्सीजन सेंटर की जरूरत है, तुमको एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत है जो जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है, वो कितना भी महंगा दे दो मैं लेके आऊंगा, उतना ही लेके आऊंगा जितनी जरूरत है। लो प्राइस गुड्स, एसेंशियल गुड्स। तो इसका आंसर क्या आता है? 0, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे ना। और कर्व कैसे बनेगा? बताओ कर्व कैसे बनेगा? आ रहे प्राइस में चेंजेस, कभी प्राइस बढ़ रहा है, कभी प्राइस गिर रहा है, बट डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्लोप। क्या बोलते हैं? वर्टिकल, और बोलो 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 बोलो, परपेंडिकुलर टू एक्स और पैरेलल टू वाई। सही है। ये तो पढ़ा दिया मैंने जैसे को तैसा। जितना प्राइस रिएक्ट कर रहा है उतनी डिमांड रिएक्ट कर रही है। ये भी वी डोंट नो ना, ये कहाँ होगा। हो सकता है अब 1 किलो आप प्याज खरीद रहे थे 10 रुपए में, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड, सही, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड। अब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया 15 रुपए। अब आपने उसको आधा किलो खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो 50% से प्राइस गिरा। और हाँ, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, ये होना चाहिए प्राइस और ये होनी चाहिए क्वांटिटी डिमांड। 10 रुपए पे आप 1 किलो खरीद रहे थे, 15 रुपए पे आप आधा किलो खरीद रहे हो, 50-50 डिवाइडेड बाय 1। तो बोलता है ये जो कंसेप्ट है ये बड़ा रेयर होगा, और जो चीज रेयर होती है इसका मतलब वो थोड़ी सी हकीकत से दूर होती है, तो उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक। तो ये जो कर्व है ये अनरियलिस्टिक कर्व है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? हाइपरबोल कर्व। और ये कर्व दो रेक्टेंगल पे बना है, तो उसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। कहीं लिखा होगा ना, ये लिखा है। फिर ये आपको बड़ा है लग्जरी गुड्स, थोड़ी सी भी ऑफर डिस्काउंट मिली टूट पड़ेंगे।
ना दिवाली के टाइम पर गोल्ड थोड़ा-सा भी सस्ता हुआ टूट पड़ेंगे। तो बोलता है बोलो कैसे इसको बोलेंगे द चेंजेस इन बोलो द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस ये भी एक होता है एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्रिएट मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको पता है 100% से डिमांड में चेंज आया 50% से प्राइस में आंसर क्या आ जाएगा टू ग्रेटर देन वन और आपको पता है जो कर्व होता है लग्जरी गुड्स में नॉर्मली होता है ये जो कर्व होता है नॉर्मली क्या होता है फ्लैटर फ्लैटर कर्व है ना यहाँ पर क्या होगा पेरिशेबल गुड्स आउटडेटेड गुड्स अबे भाई तुम कितना ही सस्ता कर लो मैंने थोड़ा ना उतना घर लेके जाना खराब हो जाएंगे गुड्स आउटडेटेड हो चुके हैं तो क्या बोल रहा है जो परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है वो लेस प्रोपोर्शनेट चेंज ला रहा है किसमें डिमांड में इसको आप ऐसा भी कर सकते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो डिमांड में चेंज कितना है 25% और प्राइस में कितना है 50 तो आंसर आएगा 0.5 लेस देन वन का मतलब क्या होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक भी कह सकते हो स्टीपर कर्व क्या बोलते हैं इसको स्टीपर और सबको अगर एक साथ बनाना है ये डायग्राम बनाया मैंने भाई क्या चुम्बेश्वरी डायग्राम बनाया एक से एक डायग्राम बनाया बना बना के पढ़ाया पूरे कर्व को अगर एक साथ बनाना है तो ये बना लेंगे तो बोलते हैं कर्व है ना इलास्टिसिटी कर्व मैप कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकते हैं फिर सिर्फ प्राइस की वजह से तो हमें डिमांड चेंज होती नहीं है इनकम की वजह से भी होती है हाँ ना सर हमने कहा मना कि हम तो कभी मना करते नहीं ना आप ही जबरदस्ती की बातें कर रहे हो अच्छा ठीक है बोलता है जो रिस्पॉन्स आएगा किस में चेंज आएगा डिमांड में किसकी वजह से इनकम की वजह से अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट फॉर्मूला बहुत इजी है डिमांड के चेंजेस और इनकम के चेंजेस वाई मतलब इनकम इनकम मतलब यील्ड मतलब जो मैंने कमाया जो मुझे मिला जो पैसा मुझे मिला फॉर्मूला आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाना है चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड अपॉन ओरिजिनल इनकम अपॉन चेंज इन इनकम चेंज कैसे निकालते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस सर ये भी लिखना है क्या ये लिखना है भाई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं रोजमर्रा की चीजें ज्यादा खरीदूंगा अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं लो क्वालिटी गुड्स कम खरीदूंगा नेगेटिव रिलेशन अगर मेरे पास पैसा आए ना आए मुझे ये खरीदना ही खरीदना है जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर एक ध्यान देना अगर किसी एक गुड्स की प्राइस एक गुड्स के डिमांड में चेंज आ रहा है किसी और गुड्स की प्राइस के चेंज होने पर अगर 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 ओला महंगा होगा तो मैं उबर से जाऊंगा स्विगी महंगा होगा तो मैं जोमेटो से बनाऊंगा आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ अगर अगर दूध वाली चाय महंगी होगी तो मैं काली चाय पीऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है percentage change in quantity demand out of A commodity due to percentage change in price B commodity. इजी है ना यार ये भी इजी है ना बोलो पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन ओला महंगा हुआ तो उबर से जाऊंगा डायरेक्ट रिलेशन सब्स्टिट्यूट गुड्स मास्टर कार्ड वीजा कार्ड ये पढ़े ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टी शुगर टी शुगर टी शुगर कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है डलती है ना शुगर उसमें तो फिर वो जैगरी वाली पियेंगे और जीरो का मतलब क्या होता है जो दो गुड्स जिसको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है चाय महंगी होगी तो किताब नहीं खरीदूंगा लॉजिक है कोई लॉजिक है भाई अच्छे से लिखना है फॉर्मूला और मिलेगा एक्सप्लेनेशन अब आ जाओ तुम लोग अब क्या पढ़ा दिया मैंने खत्म कर दिया जिंदगी को अब आ जाओ मेथड्स में सबसे पहली मेथड रेशियो और प्रोपोर्शनेट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहां पर हम डिमांड को इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं परसेंटेज में काय में मेजर करते हैं परसेंटेज में काय में मेजर करते हैं परसेंटेज में किसने इंट्रोड्यूस किया पहले तो ये बताओ सर मार्शल साहब ने किसने इंट्रोड्यूस किया मार्शल साहब ने इस मेथड में हम बोलो डिवाइड करते हैं किसको परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिला क्या सर मिल गया इसका एक और नाम क्या है एरिथमेटिक मेथड एरिथमेटिक क्योंकि हम लोग मैथमेटिकली कर रहे हैं ना डेल्टा मतलब चेंज बिल्कुल सर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है भूलना मत रहे भैया चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन दोनों चेंज ऊपर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों चेंज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया चेंज कैसे निकालते हैं न्यू वाले को पुराने वाले से माइनस करना है ये आपके सामने एग्जांपल है मैं 1000 बार पढ़ा चुका हूं बार बार नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को अगर फिर भी जानना है तो ऐसे बता देता हूं मैं अगर 10 रुपए की कोई चीज है ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए है सो क्वांटिटी डिमांड है 100 रुपए मान लो इसका प्राइस हो गया 5 रुपए क्वांटिटी डिमांड हो गई 200 रुपए तो अपन कैसे निकालेंगे सर चेंज इन डिमांड कितना आएगा 100 आएगा ना न्यू वाले को पुराने वाले से माइनस करेंगे 100 पुरानी वाली भी कितनी है वो भी 100 है 100 से तो बढ़ी डिमांड सर ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 रुपए याद है चेंज इन प्राइस कितना है 5 से कम हुआ ना 5 रुपए ऐसे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है क्या बात कर रही हो यस इसके आंसर कितनी आएगी वो तो मुंह से दिख रही है मेरे को इधर 1 से जाएगा या 2 से जाएगा बोलो ना भैया
इसका आंसर कहीं 2 तो नहीं आएगा? यस, 2 ही आएगा इसका आंसर। और ये एक फॉर्मूला लिख के आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये दिया हुआ है ना? है ना? लेस देन 1 है मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, बट अगर बुक का पढ़ोगे तो ईज़ी जाएगा। बाकी मैंने जो लिखा वो भी बना सकते हो आप लोग। तो बहुत ईज़ी मेथड है। दूसरी मेथड का नाम क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलती है? ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है। बट बोलती है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं देखेंगे हम लोग। हम यहाँ देखेंगे कि प्राइस चेंज होने के पहले, प्राइस चेंज होने के बाद तेरा खर्चा कितना है गुड्स पे। मतलब यहाँ पर हम लोग खर्चा देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जब पेट्रोल 80 रुपए का था, तब तू 100 रुपए का पेट्रोल डलाता था। अब 120 रुपए का हुआ है, 80 रुपए का डलाता है, खर्चा कम ज्यादा हुआ ना। जब पेट्रोल 100 रुपए का था, तब भी तू 100 डलाता था। अब पेट्रोल 120 का हुआ है, तब भी तू 100 का डलाता है। पेट्रोल 80 का होगा, तब भी तू 100 का डलाएगा। मतलब खर्चा कांस्टेंट है। देखें खर्चा देखने का, खर्चा निकालते कैसे हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड। आपने कितने प्राइस पर कितना सामान खरीदा, इसके 3 रिलेशन होने वाले हैं। पहला क्या होगा? रिलेटिवली इलास्टिक, बट डेफिनिटली मोर देन 1। यहाँ पर क्या होने वाला है? जो ओरिजिनल प्राइस पे खर्चा था और जो चेंज वाले प्राइस पे खर्चा है, वो खर्चा ज्यादा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें? यूनिटरी का मतलब क्या होगा? खर्चा रिमेनिंग कांस्टेंट। इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा? प्राइस चेंज होने पर खर्चा कम हुआ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। पहले खर्चा कितना था? 10 रुपए। आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी? 6। टोटल खर्चा कितना हो गया? 60 रुपए। एग्री? अब आपका प्राइस बढ़ा, देखो 10 से 20 हुआ। पहले आपकी क्वांटिटी कम हुई ना यार। आपने अगर आपका खर्चा बढ़ गया, क्योंकि 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 100। तो आपने कोई रिलेशनशिप इनके बीच का देखना है, क्योंकि ये तो इनवर्स है। ये डायरेक्ट हुआ ना, यहाँ प्राइस बढ़ा तो आपके खर्चे भी क्या हुए? बढ़े। आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। 100 बाय वो करो ना, 100 बाय 60 करो, आंसर आ जाएगा। मोर देन 1 आएगा। अब 30 रुपए की चीज थी, आपने 4 क्वांटिटी खरीदी, 120 रुपए का खर्चा हुआ। 40 रुपए की हुई वो चीज, आपने 3 क्वांटिटी खरीदी, तब भी तो मतलब आप सोच के गए थे कि मैं इसको 120 रुपए का ही खरीदूंगी। मैंने 10 रुपए का धनिया खरीदा, उसमें बड़ा कितनी भी क्वांटिटी है, तो 120 बाय 120 आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो अपन यहाँ पर खर्चा देख रहे हैं। 50 रुपए की चीज थी, आपने 2 क्वांटिटी खरीदी, तो आपका खर्चा कितना हो गया? 100 रुपए। अब वो महंगी हो गई, तो आपने 1 क्वांटिटी खरीदी, तो कितना खर्चा हुआ? 100 रुपए। मतलब यहाँ तो इनवर्स रिलेशन हो गया ना। देखो इनवर्स, तो आंसर क्या आएगा? लेस देन 1। सही है ना? ऊपर वाले में डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ इनवर्स, और यहाँ नो रिलेशन, मतलब कांस्टेंट रिलेशन। सही है? सर ये तो होता है ना, नॉर्मल गुड्स में होता है, ये ऊपर वाला सुपीरियर गुड्स में होगा। अबे नहीं, कहीं मत चले जा भैया, रिवीजन करा रहा हूँ, ऐसा मत। नहीं गया, नहीं गया। समझ में आ गया बेटा? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन याद कराता हूँ तुम लोगों को। 10 रुपए पर आप 6 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, बिल्कुल 100%। हम 10 रुपए पर 6 यूनिट क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, तो हमने खर्चा कितना किया? 60 रुपए। जैसे ही प्राइस कितना हुआ? 20, हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई? 5, और हमारा खर्चा कितना हो गया? 100। मतलब यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका? बोलो 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 बोलो, ग्रेटर देन द ओरिजिनल वन। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1.6, दैट इज ईडी इज ग्रेटर देन 1। और इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक। बी वाले उसमें टेबल में आपका ओरिजिनल प्राइस कितना था? 30 रुपए। आपने उसको कितनी क्वांटिटी खरीदी? 4। सही है? तो आपको टोटल खर्चा कितना हो गया? 120। 30 इंटू 4। इसको हेडिंग जरूर देना। जैसे केस 1 रिलेटिवली इलास्टिक, फिर नीचे लिखना केस 2 यूनिटरी इलास्टिक, अब नीचे लिखना केस 3 रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो आपने जैसे ही प्राइस बढ़ा, कितना हो गया रे प्राइस? इधर 40 रुपए। तो आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, तब भी आपका खर्चा कितना? 120। तो ये इक्वल टू 1 है, ओरिजिनल पुराना खर्चा नया खर्चा, तो यूनिटरी इलास्टिक। फिर आ जाओ सी। 50 रुपए में आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी? 2 यूनिट्स। तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका? 100 रुपए। फिर आपने 60 रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीदी? 1, तो मतलब टोटल खर्चा 60 रुपए। मतलब यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, खर्चा आ जाएगा लेस देन 1, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। सही है? केस 3। ये तो होता है ना बहुत सारे कुछ में। नेक्स्ट मेथड क्या है? ज्योमेट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी मार्शल साहब लेके आए। और यहाँ पर जो हम लोग इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे, वो एक पॉइंट पे करेंगे। सर वो पॉइंट कहाँ होगा? डिमांड कर्व पे होगा, बना के दिखाऊंगा। इसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड, इसका नाम होता है सॉरी, इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। का नाम होता है पॉइंट इलास्टिसिटी। यहाँ पर हम लोग इलास्टिसिटी कैसे मेजर करेंगे? एक गिवन पॉइंट पर जो कहाँ होगा? डिमांड कर्व पे। एक गिवन पॉइंट पर जो कहाँ होगा? डिमांड कर्व पे। और उस पॉइंट पे का लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को हम डिवाइड करेंगे। बहुत ईजी है यार। इसको हम लोग नॉन लीनियर डिमांड कर्व भी कहते हैं। मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाया है ये मेथड, मालूम क्या? ये ले लो आप एक डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इसमें आप अलग अलग पॉइंट्स बना लो। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया,
अब मुझे पता फॉर्मूला क्या बोलता है, गिवन पॉइंट का लोअर सेगमेंट और गिवन पॉइंट का अपर सेगमेंट। तो इसका तो लोअर सेगमेंट ही नहीं है और इसका तो अपर सेगमेंट ही नहीं है, तो सर ये है क्या? बेटा ये वर्टिकल वाली है जिसमें आंसर क्या आता है, 0, और ये हॉरिजॉन्टल वाली इसमें आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। तो ये 2 पॉइंट्स को तो हटा दो आप। अब बचे कितने? एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। अब मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। ये ले लो आप पी, नाम ले लो एक ऐसी गिवन पॉइंट। अपने को क्या निकालना है, इलास्टिसिटी। तो अपन मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, मान के लेते हैं, जिसका कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की, और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, दिख रहा है। अब कौन से पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालना है, पी पॉइंट पर। तो इसका फॉर्मूला क्या, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 आएगा ना, तो अपर सेगमेंट की भी कितनी, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। सही है ना। इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अगर ये पॉइंट पे निकालते तो लोअर सेगमेंट पे कितना आता है, 2, ऊपर कितना आता है, 6, तो आंसर क्या आता है, 0 पॉइंट समथिंग। समझ रहे हैं ना। तो ये डायग्राम तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कितने सारे डायग्राम बनाया हूँ भाई इसमें। तो आपने ये लाइन पर क्या बनाया, बताइए, इस लाइन पर क्या बनाया आपने, कर्व। बिल्कुल सर बनाया, कर्व बनाया सर हम लोगों ने, देखो लिखा है ना, लीनियर डिमांड कर्व। हम लेंगे स्ट्रेट लाइन, ले लिया, उसको हम मिलाएंगे किससे, वाई एक्सिस से मिला दिया, उसको नाम दे दिया ए। फिर किससे मिला, एक्सिस से मिला दिया, उसको नाम दे दिया बी। एक्स पर क्या है, 0, क्योंकि एक्स का आपको पता है ना, एक्स का कौन सा सेगमेंट नहीं है, बोलो ना यार, लोअर सेगमेंट नहीं है। वाई का कौन सा सेगमेंट नहीं है, अपर सेगमेंट नहीं है ना। वाई इनफाइनाइट है और एक्स 0 है, पढ़ा चुका हूं ना आपको, वर्टिकल और परफेक्ट इलास्टिक है, ये तो पढ़ा दिया आपको मैंने, अब भी तो पता है। अज्यूम करो 8 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने, कर दी, बिल्कुल कर दिए। फिर अलग अलग पॉइंट पे निकालो, जो मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, ये हो गई लीनियर। एक लाइन है ना, एक लाइन पे निकाला हमने डिमांड कर, अलग अलग पॉइंट पे है। सर पूरे पॉइंट लिखने, बिल्कुल लिखने हैं, पूरे पॉइंट पे लिखना है सर। पी पर क्या आएगा, मुंह जबानी निकालो। पी पे आएगा इक्वल टू 1, P1 पे क्या आएगा, लेस देन 1, 2/6। इस पे आएगा 6/2, ग्रेटर देन 1। बी पे क्या आएगा, बी पे, सर बी पे तो आपको पता है सर, 0 आएगा सर। और ए पे क्या आएगा सर, ए पे इनफाइनाइट आएगा। तो वो सब लिखना आप, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिख रहा है। और नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा, लाइन नहीं है, एक कॉन्वेक्स रीजन बनाओ, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट में से कर्व बना दो। ये टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन, उसमें कर्व ऐसा आ जाएगा, है ना। उसका लोअर सेगमेंट और उसका अपर सेगमेंट है, क्लियर है ना। एक ऐसा कर्व होगा जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, और किसको मतलब एक टेंजेंट उसको कट करेगा उसके पीछे से, गिवन पॉइंट से। तो गिवन पॉइंट का लोअर एक्सेस, गिवन पॉइंट का अपर एक्सेस। सही है। ये नंबर्स मत भूलना, ई ए क्या है, ई बी क्या है, वो लिखा है सब बुक में, तो आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब आ जाओ इलास्टिसिटी के फैक्टर्स, बहुत इजी है। डिटर्मिनेंट इलास्टिसिटी को बोलो, नेसेसरी गुड्स की डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक, कंफर्ट्स की क्या होगी, इलास्टिक, और लग्जरी की क्या होगी, रिलेटिवली इलास्टिक। बिल्कुल सर। जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उसकी क्या होगी, मोर इलास्टिक, जिसके नहीं होंगे उसकी क्या होगी, इन इलास्टिक। जैसे कि सॉल्ट, एग्जांपल जरूर डालना, ओला ऊपर डाल देना क्लोज सब्स्टिट्यूट में, जोमेटो स्विगी डाल देना। नंबर ऑफ यूजेस, सर इसके यूज कम है, अब जैसे मेरे का इसका एक ही यूज है, तो फिर मेरे को झकमारा के खरीदना पड़ेगा, तो इनइलास्टिक। अब मेरे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के ज्यादा यूज है, तो मैं इसके यूज को कम ज्यादा कर सकता हूँ, इलास्टिक। हैबिचुअल गुड्स, रिलेटिवली इलास्टिक है। ड्यूरेबल गुड्स बाद में खरीद लेंगे, टेबल चेयर, रिलेटिवली इलास्टिक है। पेरिशेबल गुड्स अभी खरीदना भैया, खाना कैसे खाएंगे, इनइलास्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अरे भैया कार लिए तो पेट्रोल डलाना पड़ेगा, समझ आया ना। मोबाइल लिए तो चार्जर लेना पड़ेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब पेन लिया तो रिफिल डलानी पड़ेगी। इनकम, अगर मेरे पास इनकम बोलो ना, अगर बहुत पैसा है मेरे पास तो जो लगेगा वो खरीदूंगा, तो इनइलास्टिक। भाई जो होगा खरीदूंगा ना, क्यों पोस्टपोन करूंगा। और अगर एक्सट्रीमली पुअर है तो इलास्टिक, बाद में खरीदेंगे भाई, पैसा नहीं है। जो चीज अर्जेंटली चाहिए उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक, जैसे मेडिसिन होगी। और लग्जरी गुड्स बाद में खरीदेंगे, लग्जरी तो बाद में भी दिखी जाती है, रिलेटिव इलास्टिक। टाइम पीरियड, जो चीज अभी चाहिए मेरे को, अभी अभी चाहिए, इंजेक्शन नहीं लगाया तो मर जाऊंगा, पानी नहीं पिया तो मर जाऊंगा, अभी अभी तुरंत चाहिए भाई, अभी तुरंत चाहिए, तो उसका क्या होगा, इनइलास्टिक। और अभी बाद में ले लेंगे सोफा, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चादर बाद में ले लेंगे, गद्दे में सो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका इलास्टिक। जो तुरंत शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, इनइलास्टिक। जो लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए, रिलेटिव इलास्टिक। ये इससे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ना सब कुछ, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक से पहले तो यहां से पढ़ाओ। बोलता है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट 3 लोगों के लिए बताओ इंपॉर्टेंट है, 4 लोगों के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक फार्मर के लिए, एक वर्कर के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, लॉर्ड जे एम किन्स ने कहा है कि ये कंसेप्ट बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बोलो।
सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का है। अब देखते हैं कैसे? क्या ये कंसेप्ट प्रोड्यूसर के लिए इम्पोर्टेंट है? अरे कैसे नहीं है काका? सर क्यों? हर व्यक्ति क्या डिसाइड करता है अपना प्राइस? जिस पे सामान उसको बेचना है। अगर उसको लगता है कि जो सामान वो बेच रहा है उसकी डिमांड क्या है इनइलास्टिक, तो वो प्राइस को बढ़ा देगा एंड वाइस वर्सा। प्राइस को बढ़ाएगा ही नहीं, साथ-साथ में मोनोपोली क्रिएट करेगा, प्राइस को डिस्क्रिमिनेशन भी करेगा, कम-ज़्यादा। जैसे कि रेलवे, उनको पता है ना लोग झक मारा के ट्रैवल करेंगे। इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट, सरकार को लगता है जिस गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक है उस पे टैक्स ज़्यादा लगाओ, जैसे शराब, है ना? है ना? टोबैको। फैक्टर प्राइसिंग, अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैक्टर्स को पता है कि उनकी डिमांड इलास्टिक है, लैंड वाले को पता है मेरे अलावा और किसी के पास जमीन है नहीं, तो मेरे को रेंट तो इनसे मैं कुछ भी लूंगा देंगे। लेबर को पता है मेरा कोई सब्सिट्यूट है नहीं, तो अगर उनको लगता है कि उनकी डिमांड क्या है इनइलास्टिक, उनको लगता है उनकी डिमांड क्या है इनइलास्टिक। दूसरी बात, अगर जो वो गुड्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, टाटा सॉल्ट वालों को लगता है कि भाई हम सॉल्ट सॉल्ट की डिमांड इनइलास्टिक है और हम लोग सालों से सॉल्ट बना रहे हैं इस फैक्ट्री में, तो ये खाने हम कहीं निकाल लेंगे, तो क्यों ना अपने वेजेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको भी पता है कि गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक है। अगर हमने हड़ताल की, हम काम से गए, तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो वर्कर कैन आस्क फॉर, अगर वो ऐसा गुड्स बना रहे हैं जिसकी डिमांड क्या है इनइलास्टिक, तो वर्कर को आपको वेजेस देने पड़ेंगे, लैंड वाले को आपको रेंट देना पड़ेगा, लोन लोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सही है ना? तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो कौन से गुड्स को बना रहे हैं और उसकी डिमांड मार्केट में क्या है, इलास्टिक या इनइलास्टिक है। हाँ, सही है ना? बोलो ना यार। जैसे एक टीचर है जिसको फ्रेंच लैंग्वेज आती है और एक स्कूल है, उसमें एक ही जगह पर एक ही स्कूल है जहाँ पर फ्रेंच क्लासेस होती है। तो वो टीचर क्या बोलेगा, भाई देखो तुम्हारे यहाँ ही होती है, पढ़ाने वाला मैं अकेला हूँ, तो मेरे वेजेस बढ़ाओ। दूसरी बात, अगर आप कोई चीज़ फॉरेन ट्रेड में खरीदते हो या बेचते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ ऐसी एक्सपोर्ट कर रहे हो देश के बाहर, जैसे कोई एग्रीकल्चर गुड्स है या कोई हैंडीक्राफ्ट है, जिसकी डिमांड फॉरेन मार्केट में क्या है, इनइलास्टिक, तो आप प्राइस को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं ना? जैसे वो लोग करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ वाले करते हैं। उनको पता है कि हमारा जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो वो अपने प्राइसेज़ को क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को बढ़ा देते हैं। और कोई सामान अगर हम बाहर से खरीद रहे हैं इम्पोर्ट का और हमारे को उस उसकी देश में बहुत ज़रूरत है, तो हम उसको सब्सिडी दे देंगे। क्या दे देंगे? सब्सिडी दे देंगे। जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइज़र्स। पब्लिक यूटिलिटी क्या होता है? पब्लिक यूटिलिटी का मतलब रेलवे, मेट्रो, पब्लिक पार्क। पता है ना लोग तो यहाँ जाएँगे, तो इनकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। सर ऐसा नहीं करने का, इन चीज़ों को या तो सब्सिडाइज़ कर दो या रैशनलाइज़ कर दो। व्हाट इज़ रैशनलाइज़? ये तो सब जगह पर प्राइस सेम कर दो या फिर सब्सिडाइज़ कर दो। जैसे एलपीजी, यूटिलिटी भाई रेलवे, पब्लिक यूटिलिटी है ना? उसमें वो चलता है ना पास, या तो सबके लिए सेम प्राइस कर दो या गरीबों के लिए सब्सिडाइज़ कर दो। अगर आप किसी चीज़ पर स्मॉल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, छोटा खर्चा, ₹2 की डिश, ₹4 की डिश, ₹10 का पैकेट, ₹5 का पैकेट, तो अगर वो महँगा भी हो गया तो फ़र्क क्या पड़ता है? उसकी डिमांड क्या होती है? इनेलास्टिक। तो ₹5 की डिश अगर ₹10 की होगी तो लुट के बर्बाद थोड़ी ना हो जाओगे। जैसे न्यूज़पेपर ₹5 का आता है, ₹4 का आता है, अगर ₹6 का हो गया तो इतना महँगा हो गया। नहीं, 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 सस्ता ही है, महँगा होने के बाद में भी सस्ता ही है। अगर किसी की चीज़ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक। जैसे कि गाड़ी नहीं लेते अभी, बड़ी महँगी हो गई है, 20-20 लाख रुपए की हो गई है, बाद में ले लेंगे। बाद में घर का रिनोवेशन करा लेंगे। पहले खाने का तो जुगाड़ करो। सही है? बोलो चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म। मेथड मत छोड़ना, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है बट छोड़ना मत। कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि पढ़ाया तो सब कुछ है आपको डिटेल में। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, टाटा। बता देना भाई लाइक कमेंट करके मज़ा आया क्या, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या वो इम्पोर्टेंट है, मज़े-मज़े के लिए नहीं, समझ में आया क्या? है ना? एक मोटिवेशन होता है, मज़ा आ जाता है उसको पढ़ाने में। बाय बेटा, बाय, टेक केयर।